24 अप्रैल का दिन था और क्या इत्तेफाक है कि दिन भी सोमवार का ही था और लगभग इसी समय की बात रही होगी। एक जवानों की टुकड़ी अपने कैंप से बाहर निकलती है और रोज़ की तरह जैसे रोज़मर्रा की उनकी ड्यूटी थी सड़क के निर्माण के सुरक्षा के लिए, वो टुकड़ी अपने कैंप से बाहर निकलती है और ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 500 मीटर की दूरी तय करती है और चारों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। घटना ऐसी अचानक हुई कि जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कई जवानों की शहादत हो गई। तो मुझे लगा उस कहानी को, आज का ही दिन है तो एक बार फिर से उस घटना को आपको फिर से याद दिलाऊं और बताऊं कि वो घटना हुई कहाँ थी, कैसे हुई होगी और क्या माहौल उस समय रहा होगा। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि माहौल पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन उस कहानी को एक बार फिर से आपके जहन में ज़िंदा करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं जिस सड़क पे हूं, जहां अभी आपने एक पिकअप को जाते हुए देखा, आज से ठीक 5 साल पहले ये सड़क ऐसी नहीं थी। ये जो कंक्रीट की सड़क आप यहाँ पीछे देख रहे हैं दूर तलक, इस सड़क को बनाने में कई जवानों ने अपनी शहादत दी। उसमें से एक घटना आज ही के दिन घटी थी। दिन था 24 अप्रैल और सोमवार का दिन, जैसा कि मैंने बताया। और ये जो सड़क है ये दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच की सड़क है और इस वक्त मैं अभी बुरकापाल में खड़ा हूँ। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी घटना की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उसे मोटे मोटे तौर पर आपको उस स्पॉट को भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखें कि ये वही सड़क है। इस सड़क के निर्माण का कार्य चल रहा था। माओवादी अंदरूनी इलाकों में बनने वाली सड़क का विरोध लगातार कर रहे थे और यही वजह है कि सड़क निर्माण में वाहनों को आग के हवाले कर देने की वजह से सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा उन्हें सुरक्षा दी जा रही थी। यहीं बगल में आप देखें उस तरफ में ये बुरकापाल गांव है और इस गांव के ठीक उस तरफ में सीआरपीएफ का कैंप है, जहां से सीआरपीएफ के जवान लगभग 90 की संख्या में बाहर निकले हुए थे और उनका काम ये था कि जब सड़क निर्माण का कार्य यहाँ चलता था तो वो लगभग सड़क से 200 मीटर 100 मीटर अंदर की तरफ रहते थे और उसी इलाके में दिन भर गश्त किया करते थे और सड़क निर्माण में लगी मशीनों को सुरक्षा दिया करते थे। सुबह लगभग 8:30 बजे जो है जवान निकले उस ओर से कैंप से और सड़क से लगभग 50 से 100 मीटर अंदर वो रोज़मर्रा की तरह चल रहे थे। अच्छा, लगातार जब जवान रोज़मर्रा एक ही तरह की ड्यूटी करते हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, तो माओवादी इसे लगातार रेकी किया करते हैं कि जवान कितने बजे कैंप से निकलते हैं, जवान कितने बजे सुबह दोपहर में खाना खाते हैं, किस तरह से चलते हैं, उनके क्या मूवमेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर नक्सली लगातार रेकी करते हैं। यहाँ पे भी माओवादियों ने, आज ही का दिन था तो ये माओवादियों का TCOC का समय, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, जिसका मतलब कि वो जवानों पे ज़्यादा अटैक करने की इस समय में कोशिश करते हैं। तो ये वो इलाका है जिस इलाके में माओवादियों ने 24 अप्रैल 2017 को इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। और उस समय भी जब बस्तर टॉकीज़ मैंने नहीं बनाया था, लेकिन उस समय भी मैं यहाँ पर मौके पर आया था। मुझे बहुत खूब याद है, हालांकि बहुत सारे पेड़ों की कटाई कर दी गई है, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर घने पेड़ थे और माओवादी बताते हैं कि लगातार यहाँ पे लंबे समय से उनकी रेकी करने के बाद उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि आज के दिन उन्हें जवानों को अपने एम्बुश में फंसाकर अटैक करना है। जब मैं उस समय आया हुआ था रिपोर्टिंग के लिए, तब मैंने देखा था कि कैसे इस इलाके में चारों तरफ गोलियां बिखरी पड़ी थी और जवानों के शरीर से निकले खून के दाग यहाँ पे पड़े हुए थे। और इस इलाके में ज़्यादातर जवान थे, क्योंकि जब अचानक अटैक हुआ था तो जवानों ने एम्बुश लेने के लिए ये जो टेकरी नुआ है इलाका, इसे आड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे। लगभग 90 से 95 की संख्या में
सीआरपीएफ के जवान रोज़ की तरह निकले हुए थे। और जब इस इलाके में यहाँ पर पहुँचे तो माओवादियों ने इस इलाके में पहले से घेराबंदी कर रखी थी। जो जांच की गई और उसके बाद जो बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर सामने आई, उससे ये पता चला कि लगभग 300 की संख्या में माओवादियों ने इस इलाके में एक लंबा लगभग आधे किलोमीटर का एम्बुश लगा रखा था। और इस पूरे ऑपरेशन को हिड़मा ने प्लान कर रखा था, और साथ ही साथ जो पापा राव एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, वो इस पूरे एम्बुश को लीड कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी निकल कर आई। हालांकि माओवादियों के अटैक होने के बाद जब तक माओवादी अपनी ओर से कोई बड़ा खुलासा ना करे, तब तक सारी चीज़ें केवल संदेह के आधार पर चलती हैं या अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर यू शेप में एक एम्बुश माओवादियों ने लगाया था। माओवादियों के जो एम्बुश होते हैं वो एल शेप या यू शेप, इस तरह के अलग अलग शेप में लगाए जाते हैं, जिसमें वो जवानों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इस घटना के ठीक 1 महीने पहले मार्च में यहीं से कुछ दूरी पे भेजी के कोत्ताचेरी को इलाके में, वहाँ पे भी सीआरपीएफ के एक जवानों की टुकड़ी पर माओवादियों ने अटैक किया था और उनसे हथियार लूट लिए थे। तो उनसे लूटे गए हथियारों का इस्तेमाल भी बताया जाता है यहाँ बुरकापाल के हमले में माओवादियों ने किया। यहाँ पे जब 25 जवानों की शहादत हुई तो इतना लंबा समय माओवादियों को मिला कि उन्होंने बहुत आराम से जवानों के हथियार लूट लिए। उनके जो पाउच होते हैं और जो साथ साथ जो उनके बैग होते हैं जिसमें वो सारे अपने कारतूस रखते हैं, सारे पिट्ठू और सामान बहुत आराम से उन्होंने लूट लिए। और ठीक 500 मीटर दूरी पर यहाँ पर बुरकापाल का कैंप था, जहाँ से जवान आए ही थे और कुछ ही समय हुआ था उनको अपने कैंप से निकले हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था। कारण ये है कि लगातार वो इस इलाके में प्रतिदिन सर्चिंग किया करते थे और रोज़ सुबह निकलना और शाम को फिर वापस लौटकर अपने कैंप चले जाना, सड़क निर्माण के कार्य के बंद होने के बाद। लेकिन 24 अप्रैल का दिन उनके लिए बेहद काला दिन था। हालांकि उस समय एक सीआरपीएफ के जवान का एक वीडियो भी मैंने देखा था जो सड़क में ही फंस गया था। जब वो ज़मीन में लेटा हुआ था तो उसके मोबाइल पे एक वीडियो उसने रिकॉर्ड किया था जिसमें लगातार फायरिंग और यूवीजीएल के दागने की आवाज़ें आ रही थी। तो इस तरह की घटना यहाँ पे हुई और आज इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए, सब कुछ बदल गया है। और वही जो बुरकापाल गांव है, इस घटना के बाद पुलिस ने यहाँ से लगभग 121 या 22 की संख्या में ग्रामीणों को गिरफ्तार किया इस हमले के आरोप में। हालांकि 5 साल तक वो भी जेल में रहे और अभी कुछ ही दिनों पहले उन सभी को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। उनकी ज़िंदगी अलग बदल गई है, उनकी कई अलग अलग हर घर की अलग अलग कहानियाँ हो गई हैं। आज उन पे भी कुछ किस्सा कहानी बताते, लेकिन आज यहाँ पे आम पंडुम का त्यौहार है और त्यौहार होने की वजह से गांव के सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं, नहीं तो उनसे भी बातचीत करते कि क्या स्थिति थी। लेकिन इस घटना के बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 बार आया था तत्काल। तब लगभग 1 सप्ताह तक मैंने देखा था कि पूरा गांव खाली था। गांव में केवल बूढ़ी औरतें या बूढ़े पुरुष थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। एक भी युवा मर्द पूरे गांव में महीनों तक लापता रहे। बाद में उन्हें अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। तो ये घटना थी। मुझे लगा इस घटना को आपको फिर से एक बार आपके जहन में याद दिलाऊं कि सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा कि जवान जब अपने रूटीन गश्त पर निकले हों और अचानक से चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। हालांकि सीआरपीएफ के जवानों ने यह भी दावा किया कि अचानक जो उनके ऊपर अटैक हुआ, उस अटैक के बाद उन्होंने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कुछ नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन माओवादियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और ना ही किसी तरह से उनके मारे गए साथियों की कोई डेड बॉडी पुलिस के जवानों ने रिकवर कर पाया या इस तरह का कोई सबूत इकट्ठा कर पाते कि वाकई में इस घटना में माओवादियों की भी मौत हुई थी। लेकिन सीआरपीएफ के जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया था। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी, उन्होंने भी शोक व्यक्त करते हुए यहाँ बस्तर का दौरा भी किया था। बैठक भी की गई थी कि कैसे कहाँ पे क्या चूक हुई। आज ये सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है बहुत दूरी तक,
और इस सड़क को जोड़ना सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है, और अगर ये सड़क बन जाती है तो फिर से ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी सड़क है। जगरगुंडा बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था किसी समय में, उसे जोड़ने की कवायद है जिसमें जवानों ने अपना खून लगाया है इस सड़क के निर्माण पे। तो उन शहीद सभी जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मुझे लगा कि इस वीडियो को फिर से तैयार करना चाहिए, आपको उस मंजर को फिर से याद दिलाना चाहिए कि कैसे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब सड़क का निर्माण किया जाता है तो जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं, और कैसे बस्तर में काम हो रहा है। तो ये आज की तारीख 24 अप्रैल 2017 आप याद रख लें, दिन सोमवार आप याद रख लें। जब भी ये तारीख आएगी तो उन 25 जवानों को श्रद्धांजलि देना ना भूलें। अगर लगे कि घटनास्थल पर पहुंचकर उस इलाके को फिर से दिखाना और बेहद ज़रूरी था, उन जवानों को याद करना, उन जवानों को श्रद्धांजलि देना भी बेहद ज़रूरी था, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस मंजर को देखिए, इस जंगल को देखिए, और देखकर आप महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि क्या हुआ होगा उस समय जब चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। बताते हैं कि गांव की तरफ से भी गोलियां आनी थी, और माओवादियों ने पहले से तैयारी इस तरह से कर रखी थी कि गांव के सभी लोगों को उन्होंने पहले ही यहां से हटा दिया था। कुछ घरों के आड़ से भी गोलियां आ रही थी। जवानों ने भी इस बात की गवाही दी थी कि जब वो गांव की तरफ बढ़ने लगे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, तो घरों के पीछे से भी गोली आ रही थी। इसका मतलब कि माओवादियों ने 1-2 दिन पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरह से जवान आएंगे, उन्हें किस तरह से फंसाना है, और जब जवान अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किस ओर निकलेंगे तो उन्हें उस तरफ से कैसे घेरना है। इस तरफ से सारे नक्सली थे ही, उन्हें पता था कि जब जवानों के ऊपर अचानक अटैक होगा तो जवान उस तरफ गाँव की तरफ जाएंगे, और यही वजह है कि गांव की तरफ घरों की आड़ लेकर भी माओवादी बैठे थे, और सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे जिससे उन्होंने जवानों पर हमला किया। तो ये सारी कहानी अगर लगे कि जानने योग्य थी और जानना जरूरी था तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ उन शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दीजिएगा। धन्यवाद।